Morning students. Today I will discuss about stamen, microsporangium and pollen grain, which is a topic of second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. So today we will discuss, you have already drawn the diagram of flower. So आज हम आगे बढ़ेंगे और स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन आपके बुक में एक हेडिंग है, आप कंसेप्ट बोल के देखेंगे तो मिलेगा फ्लावर के जस्ट पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग 11th क्लास में फ्लावर को पढ़ के आए थे कि उसमें सेपल्स है, पेटल्स हैं और स्टेमन्स है और गाइनोशियम है। स्टेमन्स का और एक और नाम क्या था, एंड्रोशियम। ये सब आप पढ़ के आए हो, जानते हो। हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। उसमें आप देखिए कि सबसे पहले स्टेमन क्या है। स्टेमन जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पहली बात, अगर हम स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है, एंथर होता है और नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। अब इस एंथर को हम देखते हैं बाहर, अगर अलग कर देते हैं तो देखेंगे क्या इसमें, आपने देखा हुआ जनरली इसमें क्या होता है, 2 लोब्स बने होते हैं। अब इसमें हम सिंगल लोब को कंसिडर करते हैं। अगर सिंगल लोब को कंसिडर करेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें 2 थीका हैं। थीका मतलब क्या होता है, यानी कि 2 थीका मतलब थीका होता है सेपरेटिंग वॉल, सेपरेटिंग वॉल, डिवाइडिंग वॉल। इसका अगर एक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे बाइलोब्ड है, पहले तो ये जो करेक्टर है कि एक कोई भी एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब, यानी इसमें कितने लोब्स हैं, 2, ये दिख रहे हैं। दूसरी बात है उसमें क्या है कि 2 डिवाइडिंग वॉल है या 2 डिवाइडिंग मेम्ब्रेन है, उसी को हम कहते हैं थीका। देखो, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरा क्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इस करेक्टर को हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस। क्या बोलते हैं, डाइथीकस। अगर ये डाइथीकस हो गया तो यहाँ पे कितने आपके चैम्बर्स बने, 4। कितने बने, 4। सो एक एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है और वहाँ पे 4 हमारे पास चैम्बर्स बन जाते हैं। ये सब करने से पहले आपको एक चीज़ जाननी है कि पोलन को ही हम कह देते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं उसको, माइक्रोस्पोर। आपकी बुक में बार बार टर्म आएगा माइक्रोस्पोर, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पोलन ही माइक्रोस्पोर है, क्योंकि आप पोलन ग्रेन इतने दिनों से पढ़ते आए हो। ठीक है। दूसरा, एक हमारे पास और एक हेडिंग आता है, एक टर्म आता है, सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है कि देखो यहाँ पे 4 चैम्बर है, इन 4 चैम्बर के अंदर हमारे पास 4 फर्टाइल टिश्यू है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया 1 2 3 4, तो उसे हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए ही दूसरा टर्म क्या है, आप पढ़ के आए, पोलन सैक। क्या है, पोलन सैक। यानी अभी तक मैंने क्या क्या बताया, अभी तक मैंने ये बताया कि जो एक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, उसके 2 हिस्से होते हैं, दैट इज द एंथर एंड द फिलामेंट। एंथर को देखेंगे तो ये बाइलोब्ड है, इसमें 2 लूप्स हैं। फिर उसका मैंने बताया कि इसमें क्या है, 2 थीका है, कि लॉन्गिट्यूडनल है और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल है। 2 थीका होने की वजह से यहाँ पे 4 क्या बन गए, 4 चैम्बर्स बन गए। इन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का कॉमन टर्म क्या है, पोलन सैक। माइक्रोस्पोर का कॉमन टर्म क्या है, पोलन। पोलन ग्रेन से आप पढ़ के आए हो। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आपके बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, पेज नंबर 22 में, फिगर 2.3। उसमें 3 फिगर है, A, B एंड C। जो A वाला है उसके आगे लिखा है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। B है एनलार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजिया शोइंग वॉल लेयर्स, एंड C है मैच्योर डहिस्ड एंथर। आपको ये ध्यान देना है, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये 3 डायग्राम देख रहे हो, ये यंग एंथर का है, ये डहिस्ड एंथर का। डहिस्ड मतलब, तो आपको पता है कि पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन दूसरे क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर पे। ट्रांसफर तो तब होगा ना जब ये फटेगा। डहिस्ड मतलब फटा हुआ। ठीक है, जब वो फूट जाता है उसके अंदर से पोलन ग्रेन सब क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो ये देखो, ये यंग एंथर है, ये डहिस्ड और मैच्योर एंथर है। एग्जाम में डायग्राम बनाने आता है, उसको ध्यान से पढ़ना है कि किसका पूछा है। कभी कभी पूछ लेता है यंग एंथर का डायग्राम बताइए, कभी कभी पूछ लेता है मैच्योर डहिस्ड एंथर का एग्जाम्पल बताइए, तो डायग्राम बताइए। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। अगर यंग एंथर पूछा तो ये बनाएंगे और डहिस्ड एंथर पूछा है तो ये बनाएंगे। अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दैट इज अनदर टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ
माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है माइक्रोस्पोरेंजियम में कई सारी लेयर्स दिख रही हैं। ये लाइंस आपको शायद इस डायग्राम से क्लियर नहीं होंगे, आप अपने बुक में देखिए, जैसे मैं बताती हूँ उसको अपने बुक से क्रॉस वेरीफाई करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर है तो क्या है, एपिडर्मिस है। क्या है, उसको क्या कहते हैं, आउटर वॉल जो होती है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जो नीचे वॉल है उसे हमने क्या कहना है, एंडोथीसियम। इसको 2-3 बार बोलो, इस वर्ड को अपने आप याद हो जाएगा। यानी एपिडर्मिस के जो सेकेंड नेक्स्ट लेयर है अंदर की तरफ, उसका क्या नाम है, एंडोथीसियम। और उसके एंडोथीसियम के अंदर जो थर्ड लेयर है, इसे हमने क्या कहा, मिडिल लेयर। क्या कहा हमने, मिडिल लेयर, ठीक है। ये मिडिल लेयर सिंगल, जैसे मैंने सिंगल ही बनाया, ये मेनी लेयर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसमें 4 चैम्बर हैं या 4 लॉक्यूल्स, चैम्बर को हम लॉक्यूल्स भी कहते हैं। अब देखो 4 चैम्बर अगर हो गए तो चारों में अलग अलग आपको दिख रहा है पोलन सैक, दिख रहा है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजिया, एक को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो और बीच में एक आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव एक्चुअली क्या होता है कि इस एंथर के पास भी फूड पहुँचना चाहिए, वाटर पहुँचना चाहिए, तो यहाँ इस कनेक्टिव में इसका जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम में जो होता है वो बीच में होता है, इसको हम कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और ये सारे लोब्स को जोड़ के भी रखता है, इसलिए इसका नाम कनेक्टिव पड़ा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो सबसे बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या है, एंडोथीसियम, उसके बाद क्या है, मिडिल लेयर्स, और उसके बाद हमारे पास 4 चेम्बर जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, और उस चेम्बर में हमने नाम दिया है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, ये जो टिश्यू होता है ये ही आगे जाकर के पोलन ग्रेन्स को डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है, और ये कह सकते हो ये टिश्यू कैसा है, फर्टाइल, कैसा है, फर्टाइल। ये आगे जाकर के किसका डेवलपमेंट करेगा, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करेगा, जिसको हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक वर्ड आया है स्पोर, स्पोर मतलब यहाँ पे पोलन से है, ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। देखो माइक्रो के साथ स्पोर लगाया ना, वही है, इसलिए स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करेगा, स्पोरोजीनस टिश्यू ही पोलन ग्रेन्स को या माइक्रोस्पोर को डेवलप करेगा। एक आपके बुक में सेलुलर डायग्राम भी दिया हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं, इसी के एक पोर्शन को एलैबोरेट किया हुआ है और सेल के लेवल पे इसको ड्रॉ किया हुआ है। देखो इसमें भी यहाँ पे क्या है, ये एपिडर्मिस है, उसके नीचे क्या है, एंडोथीसियम है, उसके नीचे 2 लेयर मैंने बनाया है, मिडिल लेयर है, और स्पोरोजीनस टिश्यू जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे देखो ये बड़ा बड़ा सेल्स है जिसमें बने डार्क कलर का न्यूक्लियस बना है, इसको कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं, टैपेटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जरूर आता है कि टैपेटम का फंक्शन क्या है, ये हम अभी देखेंगे। टैपेटम के नीचे क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या है इसका नीचे, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 लेयर है इसको हम कहते हैं वॉल लेयर। क्या कहते हैं, वॉल लेयर, ठीक है। वॉल लेयर किस में हेल्प करता है, वॉल लेयर इसमें हेल्प करता है कि जैसे यंग एंथर है जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसका फटना जरूरी है, तभी तो पोलन ग्रेन रिलीज होगा, दहिस होना जरूरी है। तो वो जो वॉल लेयर है दैट इज द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन डेसेंस ऑफ एंथर। फिर उसका नेक्स्ट आता है टैपेटम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैपेटम क्या करता है, जो अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू से ही पोलन ग्रेन बनेगा या माइक्रोस्पोर बनेगा, तो माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, टैपेटम। टैपेटम एक तरीके से नर्सिंग सेल्स है, नर्स सेल्स है, जो कि क्या करती हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू या फिर डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या देती हैं, नरिश करती हैं, उसको फूड देती हैं, उसको जितना भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जो डेवलप के टाइम चाहिए होता है, डेवलपिंग प्रोसेस के टाइम चाहिए होता है, उसे वो प्रोवाइड करता है, कौन, टैपेटम। टैपेटम का कैरेक्टर क्या होता है कि टैपेटम में जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेंस साइटोप्लाज्म। दूसरा, इसमें मेनी न्यूक्लियाई होता है, बहुत सारा न्यूक्लियाई भी हो सकता है, और जो न्यूक्लियाई और भी हम इसके वर्ड यूज करते हैं कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। देखो यहाँ बहुत बड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाया गया, उसे कहते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, यानी कि क्योंकि इसको फूड दूसरे को ट्रांसफर करना है, स्पोरोजीनस टिश्यू को देना है, तो ये कब करेगा भाई, हम किसी की हेल्प कब करते हैं, जब हमारे पास उसकी सप्लाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म भी बहुत डेंस है, इसमें न्यूक्लियस भी बहुत सारे हैं, और ये क्या करता है कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पोरोजीनस टिश्यू को। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू ही पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर को डेवलप करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मुझे लगता है तुम समझ में आ गया, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर विल शो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। द आउटरमोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस,
inner to epidermis is the endothecium and inner to endothecium is many layered middle layer. ठीक है. After that, in this particular structure, we can see that it has got 4 lobes, and all the 4 lobes will have a special kind of fertile tissue that is known as sporogenous tissue. The sporogenous tissue has the capacity to develop microspore. ठीक. The epidermis, the endothecium and the middle layer, these are collectively known as the wall layer, and it helps in the dehiscence of the pollen grain or dehiscence of the anther and dispersal of pollen grain. And then next to this wall layer is the tapetum, which is the most important one. It is asked many times in the paper. Tapetum का पहले character क्या है? Why it has got dense cytoplasm and it has got many nuclei. What is the function? Function is to provide nourishment to the developing pollen grain. Next to the tapetum is a sporogenous tissue which will divide to form the pollen grain. Now, after this, we will start another topic, that is the microsporogenesis. मैंने एक दिन बताया था कि जहाँ पे भी जेनेसिस वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंथेसिस. क्या होता है? सिंथेसिस. यानी कि हमारा क्या है, अब हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इस वर्ड को ब्रेक कर दोगे, इसका मीनिंग पता चल जाए. यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर को ही हमने क्या नाम दिया है भाई? पोलन ग्रेन. अब देखो क्या होगा. ये जो हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू है, यहाँ देख रहे हो या फिर इसमें तुमने देखा है, इसमें से क्या होगा? एक सिंगल सेल, मतलब इसकी हर सेल यही काम करेगी. यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल सेल को लेते हैं. ये एक जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसकी एक सिंगल सेल है. क्योंकि ये मदर सेल होगी तो इसे हम कहेंगे पोलन मदर सेल. क्या कहेंगे हम इसे? पोलन मदर सेल. इसकी प्लोइडी क्या होगी? 2n. क्या होगी? 2n. और मैंने आपको बताया था कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस होता है. सो यहाँ पे क्या होगा? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर हम पोलन मदर सेल जो है वो क्या करेगा? मियोसिस करेगा. और मियोसिस करके ये 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा. कितने? 4. मियोसिस का प्रोडक्ट तो हमेशा 4 ही होता है. इसको हमने क्या, ये क्या है? माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? पोलन. पोलन ग्रेन. इसकी प्लोइडी क्या होगी? n. क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है, 2n will change into n. So this is the microsporogenesis. So how you can define it? That the process of formation of microspore from microspore mother cell or pollen mother cell through meiosis division is called microsporogenesis. ये क्या है? ये सब प्रिपरेशन हो रही है. आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ के आया था प्री फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे आपने गैमीट फॉर्मेशन कहा था. गैमीट जो प्लांट का गैमीट है या फिर कह सकते हैं प्लांट का जो मेल गैमीट है वो क्या है? वो पोलन ग्रेन. वो क्या है? वो माइक्रोस्पोर ही है. तो यहाँ पे एक्चुअली मेल गैमीट ही बन रहा है. किस डिवीजन से बन रहा है? मियोसिस डिवीजन से. किससे बन रहा है? पोलन मदर सेल से. पोलन मदर सेल की प्लोइडी क्या है? 2n. इससे कितने माइक्रोस्पोर्स बने? 4. इसको ये जो 4 होते हैं ना, एक्चुअली ये आपस में अटैच्ड होते हैं. ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड. टेट्राड क्यों कहा? क्योंकि 4 है. ठीक है. सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू meiotic division which will result into the formation of microspore tetrad. ठीक है. अभी जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं ये क्या होते हैं? इनिशियली तो ये जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही एंथर डिलीस होता है, जब ये सूख, देखो कोई भी जो प्लांट का टिश्यू होता है वो कैसे ब्रेक करता है? वो जब ड्राई हो जाता है ना तो उसमें टर्गर प्रेशर चेंजेस होता है और वो फट जाता है. तो जब ये ड्राई होगा ना तो ये माइक्रोस्पोर सारे अलग अलग हो जाएंगे. जैसे कि आपने हिबिस्कस देखा, हिबिस्कस में येलो कलर का डस्ट देखा है, देखा ना? गुड़हल का फूल से पीला पीला डस्ट होता है, येलो.
वो डस्ट क्या है? वो डस्ट ही पोलन है। क्या है? पोलन है। अब हम एक सिंगल पोलन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि भाई पोलन बन गया तो पोलन दिखता कैसे है। तो पोलन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि पोलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती है। कितनी लेयर है? 2 लेयर। एक आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? इंटाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन। और बीच बीच में यहाँ पे कहीं कहीं एक्साइन एब्सेंट है। देखो ये मैं बना रही हूँ, एक्साइन को एब्सेंट कर रही हूँ। देखो ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हमने क्या कहना है? एक्साइन। अंदर वाली लेयर, ये जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे? इंटाइन। क्या कहेंगे? इंटाइन। और इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और सेंटर में क्या है इसका? न्यूक्लियस। इसकी पीरियड कितनी थी? N। ठीक है। सो द पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 लेयर। द आउटर लेयर इज द एक्साइन एंड द इनर लेयर इज द इंटाइन। अब देख रहे हो इसमें कहीं कहीं पे यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, अगर मैं इसको डार्क कर दूँ तो तुमको समझ में आएगा कि कहीं कहीं पे क्या है? इंटाइन जो है वो एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। और जहाँ पे भी इंटाइन एब्सेंट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहेंगे उसे? हम जर्म पोर। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसे हमने क्या कहना है? इसे हम कहते हैं जर्म पोर। और जर्म पोर यहाँ से क्या होगा? ये जो जर्म पोर है यहीं से ये जो इंटाइन की जो अंदर वाली लेयर है वो बाहर निकलेगी और पोलन ट्यूब बनाएगी। एक्साइन से बाहर ही रह जाएगा और जो अंदर वाली इंटाइन वाली लेयर है, जैसे यहाँ पे देखो मैं बना के बताती हूँ, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और यही पोलन ट्यूब बनाएगा। और पोलन ट्यूब से ही जो मेल गैमेट्स है उसका ट्रांसफर कहाँ पे होगा? ओव्यूल के अंदर होगा। सो पोलन ग्रेन का कितनी लेयर्स हैं? 2 लेयर्स। आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। और जो कहीं कहीं पे एक्साइन एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर। फंक्शन क्या है जर्म पोर का? भाई जर्म पोर जहाँ पे भी एब्सेंट है वहाँ पे इंटाइन लेयर प्रोट्रूड करेगी, बाहर निकलेगी और क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई एक्साइन किसका बना होता है? तो एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलैनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार टेस्ट में आता है। स्पोरोपोलैनिन। स्पोरोपोलैनिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड रिजिड होता है। इतना हार्ड होता है कि इसके ऊपर कोई एंजाइम का एक्शन नहीं हो पाता। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एल्कली कंडीशन, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने डिस्कवरी की कि आज से कई हज़ार साल पहले का वेजिटेशन कैसा था। उनको कभी कभी पोलन ग्रेन मिलता है। तो पोलन ग्रेन इतने साल तक कैसे प्रिजर्व रह पाता है? वो इसकी वजह से, किसकी वजह से? स्पोरोपोलैनिन की वजह से। जो स्पोरोपोलैनिन है वो डिके नहीं होता, जल्दी से ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, रेजिस्टेंट होता है टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एल्कली कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सो इट डू नॉट डिसइंटीग्रेट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है। और इंटाइन किसका बना है? इंटाइन बना है सेल्यूलोज और पेक्टिन। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टिन क्या है? एक प्रोटीन। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है कि पोलन ग्रेन बहुत सालों तक प्रिजर्व रह जाता है किस कंपाउंड की वजह से? सो यू हैव टू आंसर स्पोरोपोलैनिन। कभी कभी आता है कि एक्साइन किसका बना है? तो आपको बताना है स्पोरोपोलैनिन। फिर कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलैनिन? तो फंक्शन इज दैट, और यू कैन से कि इसका करेक्टर क्या है। तो इसमें आप बताएंगे कि इट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, हाई एल्कली कंडीशन, हाई एसिडिक कंडीशन, और इट रेजिस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।